स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल साई स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज हम आप लोग लेके आए हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, यानी बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था और भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ, यानी भारत का प्रथम वायसराय कौन हुआ। दोस्तों बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि बंगाल का गवर्नर कौन था पहला, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था एवं अंतिम कौन था। दोस्तों आज हम आप लोग को बताएंगे। आज आप लोग ये चार्ट समझ लीजिएगा और इसके बाद आप लोग को कभी नहीं भूलिएगा। दोस्तों पहले समझते हैं इस चार्ट को, उसके बाद आप लोगों को बारी बारी से विस्तार से बताएंगे एक एक शासक के बारे में, किस शासक के शासनकाल में क्या हुआ था, कौन से शासक कौन से कानून लेकर आया था। दोस्तों आइए समझते हैं पहले इस चार्ट को। दोस्तों बंगाल का गवर्नर पहले आता है, दोस्तों बंगाल का गवर्नर। तो ये जो है बंगाल का गवर्नर आया, तो दोस्तों इतना समझेंगे कि बंगाल का गवर्नर ये केवल गवर्नर पद था। इसी पद का नाम बाद में बढ़ा दे करके बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। दोस्तों इसमें जनरल को ऐड कर दिया गया, गवर्नर के बाद गवर्नर जनरल हो गया। दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर हुआ करता था उसके बाद इस पद का नाम भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों ये बंगाल का हुआ करता था गवर्नर जनरल, उसके बाद जो हुआ वो भारत का गवर्नर जनरल हुआ। उसके बाद दोस्तों जब कोई घटना घटी तो भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय। तो आइए समझते हैं। दोस्तों ये इलाहाबाद की संधि, यह दिया है इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि हुआ था, अंग्रेज शासक था रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों अंग्रेज शासक था रॉबर्ट क्लाइव और मुगल सम्राट था शाह आलम द्वितीय। दोस्तों जब इलाहाबाद की संधि हुई रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, तो एक बंगाल में एक पद बनाया गया जिसका नाम दिया गया गवर्नर। गवर्नर पद दिया गया दोस्तों, तो केवल इतना समझेंगे कि बंगाल के लिए बनाया गया केवल गवर्नर। तो उस समय जब इलाहाबाद की संधि हुई दोस्तों, तो उस समय का शासक कौन था, अंग्रेजी शासक था रॉबर्ट क्लाइव। तो इस तरह पहला गवर्नर कौन हुआ, बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुआ। और अंतिम गवर्नर कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स दोस्तों उसका अंतिम गवर्नर हुआ। तो दोस्तों इतना समझेंगे कि ये बंगाल का गवर्नर था। तो दोस्तों कब इसका पद का निर्धारण किया गया था, तो इलाहाबाद की संधि जब हुआ था 1765 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय अंग्रेजी शासक रॉबर्ट क्लाइव के बीच। तो दोस्तों आप लोगों को ये भी याद रहेगा कि इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, उसके बाद गवर्नर पद बनाया गया। तो दोस्तों समझेंगे कि केवल बंगाल का गवर्नर बनाया गया, ठीक है। उसके बाद आगे सकते हैं। उसके बाद एक एक्ट आया वारेन हेस्टिंग्स एक्ट आया। तो बंगाल का जो गवर्नर था उसका पद का नाम बढ़ा करके उसमें जनरल कर दिया गया। तो दोस्तों उस समय उसके बाद वो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों यहाँ जो बंगाल का गवर्नर हुआ, अंतिम गवर्नर हुआ वारेन हेस्टिंग्स। तो जो वारेन हेस्टिंग्स जब दोस्तों वहाँ अंतिम गवर्नर हुआ, तो यहाँ पहला गवर्नर कौन होगा, गवर्नर जनरल कौन होगा, तो ये दोस्तों वारेन हेस्टिंग ही होगा। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। 1773 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग एक्ट आया। उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन होगा, तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स। और अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो दोस्तों ये पहले बंगाल का गवर्नर था, उस पद का नाम बाद में गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव था, अंतिम गवर्नर था जो वारेन हेस्टिंग्स था। इस तरह से बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो बंगाल का गवर्नर जनरल जब लग जाएगा दोस्तों, तो गवर्नर जनरल में पहला गवर्नर जनरल कौन हुआ, वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम गवर्नर जनरल हुआ विलियम बेंटिक। दोस्तों उसके बाद कुछ समय बाद 1833 ईस्वी में आया चार्टर्ड एक्ट। 1833 ईस्वी में जब चार्टर्ड एक्ट आया तो बंगाल का गवर्नर जो हुआ वो पूरा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों ये सिर्फ पहले बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था। उसके बाद जब चार्टर्ड एक्ट 1833 आया तो ये संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा।
तो दोस्तों इसका नाम भारत का गवर्नर जनरल कब से पड़ गया, तो ये 1833 ईस्वी में जो चार्टर्ड एक्ट आया उसके बाद बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो इस तरह से जब यहाँ बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक हुआ तो भारत का पहला गवर्नर कौन होगा, तो भारत का पहला गवर्नर भी लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा दोस्तों। और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन हुआ, तो लॉर्ड कैनिंग। तो दोस्तों इतना समझेंगे कि बंगाल का गवर्नर केवल गवर्नर पूछता है तो पहला गवर्नर कौन होगा, तो रॉबर्ट क्लाइव और अंतिम वारेन हेस्टिंग। दोस्तों जब अंतिम वारेन हेस्टिंग होगा तब बंगाल का जब गवर्नर जनरल होगा, बंगाल का गवर्नर जनरल, तो पहला होगा वारेन हेस्टिंग और अंतिम होगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद जब पूरा भारत का जब गवर्नर जनरल बनेगा तो पहला भारत का गवर्नर जनरल कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक। उसके बाद होगा लॉर्ड कैनिंग। ठीक है दोस्तों। उसके बाद कुछ समय के बाद 1858 ईस्वी में एक शासन अधिनियम आया, भारत शासन अधिनियम। दोस्तों जब भारत शासन अधिनियम आया तो गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया। दोस्तों किसके तहत किया गया गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय, दोस्तों किसके तहत किया गया, तो भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के द्वारा। ठीक है, तो उसके बाद ये वायसराय कहा जाने लगा। तो इस तरह से दोस्तों देखेंगे यहाँ कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जब लॉर्ड कैनिंग हुआ तो भारत का प्रथम वायसराय भी कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों उसके बाद लॉर्ड कैनिंग के बाद जो भारत का अंतिम वायसराय होगा लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है दोस्तों, इतना तो समझ में आ गया। ठीक है कि बंगाल का गवर्नर सिर्फ पूछे तो पहला कौन है, रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम कौन है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, और बंगाल का गवर्नर जनरल पूछे तो बंगाल का गवर्नर जनरल पहले कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स, और अंतिम कौन हुआ, तो विलियम बेंटिक। ठीक है, उसके बाद जब चार्टर्ड एक्ट आया तो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था वो भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो पहला कौन होगा दोस्तों, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक, और अंतिम कौन होगा, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, उसके बाद भारत का जो गवर्नर जनरल था उसका नाम वायसराय कर दिएगा। तो पहला वायसराय कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग, और अंतिम वायसराय कौन होगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड माउंटबेटन होगा। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं इसको विस्तार से। दोस्तों देखते हैं कि इसमें दिया हुआ है बंगाल का गवर्नर क्या होगा दोस्तों, बंगाल का गवर्नर। तो सिर्फ दिया है, देखिए दोस्तों इसमें केवल बंगाल का गवर्नर। तो बंगाल का हम लोग पहले जान चुके हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था, तो रॉबर्ट क्लाइव, और अंतिम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग्स। तो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जब बंगाल का गवर्नर बना तो इसका शासनकाल जब हुआ 1857 से 60 और फिर दोस्तों 1757 से 1760 और 1765 से 1767 तक। तो दोस्तों इन्होंने 2 बार शासन किया था, 1757 से 1760 तक और 1765 से 1767 तक। दोस्तों इन्होंने बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में जो हुआ था द्वैत शासन की व्यवस्था की थी। तो दोस्तों बंगाल में पूछेगा आपसे कि बंगाल में द्वैत शासन की व्यवस्था किसने की थी, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर भी था। दोस्तों इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी में मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। तो दोस्तों ये इलाहाबाद की संधि कब हुआ था, तो 1765 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था, तो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। ठीक है दोस्तों, आगे समझते हैं। दोस्तों जो बंगाल का गवर्नर था और उसके बाद में उससे जब वारेन हेस्टिंग एक्ट आया पहले बताए हैं, उसके बाद बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों इस तरह से पहला गवर्नर जो था रॉबर्ट क्लाइव, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वो जो था वारेन हेस्टिंग्स एक्ट। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग का समय शासन का समय जो देखें तो 1774 से 1785 ईस्वी तक।
दोस्तों ये 1774 से 1785 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। कौन? तो वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स के समय में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स हुआ। ठीक है दोस्तों, बंगाल का जब गवर्नर था उसके बाद जब पद बनाया गया गवर्नर जनरल, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल ही कौन हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स के समय में 1781 ईस्वी में 1781 ईस्वी जो है दोस्तों, उसमें प्रथम मदरसा बनाया गया। दोस्तों 1781 ईस्वी में प्रथम मदरसा बनाया गया मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए। किसके लिए प्रथम मदरसा बनाया गया था? तो मुस्लिम शिक्षा विकास के लिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक तो समझ गए। चलिए आगे समझते हैं। दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स का जो समय था वो हम लोग जान चुके हैं कि 1784 तक था, 1773 से 1784 तक। तो दोस्तों 1782 ईस्वी में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना किया था। तो दोस्तों संस्कृत विद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने। कब किया था? तो 1782 में। ठीक है, और 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि द बंगाल गजट का प्रकाशन किसने किया था? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स ऑगस्टन हिक्की। दोस्तों ये याद रखेंगे, जेम्स ऑगस्टन हिक्की। तो दोस्तों इन्होंने द बंगाल गजट का प्रकाशन कब किया था? तो 1780 ईस्वी में। इतना याद रखेंगे कि कब किया था? तो 1780 ईस्वी में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के विरोध में इस्तीफा। दोस्तों 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट आया, इसके विरोध में वारेन हेस्टिंग्स ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है दोस्तों, वारेन हेस्टिंग्स समझ गए। अब समझते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स के बाद जिन्होंने शासन किया तो उसका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का शासनकाल जो था 1786 से 1793 ईस्वी तक था। तो दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या क्या किया था? तो 1793 ईस्वी में अस्थाई बंदोबस्ती लागू की थी। दोस्तों क्वेश्चन बहुत बार ये भी पूछा गया है कि अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू की थी? तो दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब किया था दोस्तों? तो 1793 ईस्वी में। तो दोस्तों ये अस्थाई बंदोबस्ती क्या था? तो ये दोस्तों ये किसानों पर एक कर था, जिसमें जो खेती करता था किसान तो उसका 90% कंपनी को देना पड़ता था और 10% ही किसान के पास रहता था। ठीक है दोस्तों, अस्थाई बंदोबस्ती समझ गए। दोस्तों कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। दोस्तों कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों भारत के नागरिकों के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस जो था बहुत सारे सेवा वाले कार्य किए थे, इसलिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत का नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है। दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का नागरिक सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, शासन किया दोस्तों सर जॉन शोर का जो शासनकाल था 1793 से 1798 ईस्वी तक। दोस्तों तो सर जॉन शोर जो था 1793 से 1798 तक इसका शासनकाल रहा। इसने अहस्तक्षेप नीति अपनाई। दोस्तों इनके शासनकाल में अहस्तक्षेप नीति अपनाई गई थी। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा अहस्तक्षेप नीति किसने अपनाई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा सन जॉन शोर। उसके बाद दोस्तों आया लॉर्ड बेलेजली। उसके बाद शासन किया लॉर्ड बेलेजली। दोस्तों लॉर्ड बेलेजली का जो शासन का समय है 1798 से 1805 ईस्वी तक। इसने सहायक संधि पद्धति शुरू की। दोस्तों सहायक संधि का शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड बेलेजली ने। इन्होंने बंगाल में सहायक संधि पद्धति की शुरुआत की। और सहायक संधि करने वाले राज्य कौन कौन थे? तो हैदराबाद। दोस्तों 1798 ईस्वी में पहले हैदराबाद ने सहायक संधि का स्वीकार किया। उसके बाद दोस्तों मैसूर, तंजौर, अवध और अन्य कई राज्य भी सहायक संधि द्वारा अंग्रेजी शासन में मिला लिया गया। ठीक है दोस्तों, उसके इसे बंगाल का शेर कहा जाता था।
दोस्तों इन्होंने जो लॉर्ड वेलेज़ली थे वो स्वयं को बंगाल का शेर कहा करते थे। ठीक है दोस्तों, तो स्वयं को बंगाल का शेर कहा जाने वाला शासक कौन हुआ? तो लॉर्ड वेलेज़ली हो जाएगा दोस्तों। टीपू सुल्तान चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में मारा गया। दोस्तों टीपू सुल्तान और लॉर्ड वेलेज़ली के बीच चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई 1799 में। ठीक है दोस्तों, तो टीपू सुल्तान की पूछे आपसे कि टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? तो 1799 में। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध पूछेगा तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध में ये मारा गया था। ठीक है, उसके बाद 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः शासक बना। लॉर्ड कॉर्नवालिस पुनः शासक बना, लेकिन उसके पुनः मृत्यु हो जाने के कारण वो ज़्यादातर दिन तक शासन कर नहीं कर पाया। उसके बाद आया शासन में सर जॉन वारलो। दोस्तों वल्बो नहीं होगा, यह सर जॉन वारलो होगा। तो सर जॉन वारलो का जो शासनकाल था 1805 से 1807 ईस्वी तक, केवल 2 साल इन्होंने शासक किया। और 2 साल में एक घटना घटी थी इसके शासनकाल में, बेल्लौर में सिपाही विद्रोह हुआ था। तो दोस्तों पूछेगा आपसे बेल्लौर में सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो 1806 ईस्वी में। तो किसके शासन में? तो जज सर जॉन वारलो के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद शासन में आया दोस्तों लॉर्ड मिंटो प्रथम। लॉर्ड मिंटो प्रथम का जो शासनकाल था 1807 से 1813 ईस्वी तक था। ठीक है दोस्तों, इनके ही शासनकाल में चार्टर एक्ट 1813 आया। चार्टर एक्ट जो 1813 था दोस्तों, ये भारत में ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए आया था दोस्तों। ये चार्टर एक्ट जो बनाया गया था ज्ञान विज्ञान को बढ़ावा देने के लिए भारत में बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आगे समझते हैं। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग्स आया। लॉर्ड हेस्टिंग्स का जो शासनकाल का समय जो हुआ 1813 से 1823 तक। ठीक है दोस्त, तो इनके शासनकाल में हुआ था आंग्ल नेपाल युद्ध। दोस्तों गोरों और अंग्रेज़ों के बीच एक लड़ाई हुआ जिसका नाम दिया गया आंग्ल नेपाल युद्ध। ठीक है दोस्तों, इस युद्ध का समापन कैसे हुआ? तो संगौली का संधि दोस्तों 1821 ईस्वी में हुआ था। उसके द्वारा गोरों और अंग्रेज़ों के बीच की लड़ाई समाप्त हो गई थी संगौली की संधि द्वारा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि संगौली की संधि किनके बीच हुई थी? तो अंग्रेजी शासक और गोरों के बीच। ठीक है, आइए आगे समझते हैं। लॉर्ड एमहर्स्ट जो था दोस्तों, एमहर्स्ट जो है उसका समय शासनकाल है 1823 से 1828 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में एक सैन्य विद्रोह हुआ था। सैन्य विद्रोह 1824 में बैरकपुर में। दोस्तों अंग्रेज़ों के खिलाफ सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था 1824 ईस्वी में बैरकपुर में। ठीक है, यांडबू की संधि। दोस्तों इनके समय में एक महत्वपूर्ण संधि हुई थी, यांडबू की संधि म्यांमार और अंग्रेज़ों के बीच हुई थी। तो इनके समय शासनकाल में हुई थी? तो एमहर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आया दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो शासनकाल था 1828 से 1835 ईस्वी तक। लॉर्ड विलियम का जो शासनकाल था 1828 से 1835 ईस्वी तक। दोस्तों इसकी शासनकाल में क्या हुआ कि 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट भारत का गवर्नर बना। दोस्तों 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट बनाया गया जिसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। दोस्तों पहले हुआ करता था बंगाल का गवर्नर जनरल। जब ये चार्टर एक्ट 1833 आया, पहले ही आप लोग को बताए हैं चार्ट में कि 1833 जब चार्टर एक्ट आया तो बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो दोस्तों भारत का गवर्नर जनरल प्रथम कौन हो जाएगा? लॉर्ड विलियम बेंटिक। दोस्तों बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल भी लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। और भारत का अगर प्रथम पूछे तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। ठीक है दोस्तों, सती प्रथा का अंत 1929, यानी कि दोस्तों सती प्रथा का अंत 1929 ईस्वी में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से किया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजा राम मोहन राय के सहयोग से।
उसके बाद दोस्तों राजा राम मोहन के सहयोग से इन्होंने सती प्रथा का अंत किया था। कब किया था? तो 1829 ईस्वी में। ठगी प्रथा का अंत, इन्होंने दोस्तों ठगी प्रथा का अंत किया। 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा का भी अंत कर दिया। ठीक है, आगे आया चार्ल्स मैकटॉफ। दोस्तों यहाँ सॉरी यहाँ टॉफ है। चार्ल्स मैकटॉफ, इनका शासनकाल जो रहा 1835 से 1836। सिर्फ इन्होंने 1 साल तक शासन किया। उन्हीं 1 सालों में इन्होंने एक बड़ी कार्य की। प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाने लगा। दोस्तों भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाए चार्ल्स मैकटॉफ। ठीक है दोस्तों, उसके आगे आया लॉर्ड ऑकलैंड। और लॉर्ड ऑकलैंड का जो समय था दोस्तों 18 से यहाँ हो जाएगा दोस्तों, 26 नहीं है, 1836 से 1842 ईस्वी तक। 1836 से 1842 ईस्वी तक इन्हीं के शासनकाल में भारत में क्या क्या हुआ था? तो 1839 में कलकत्ता से दिल्ली तक। दोस्तों 1800 लॉर्ड ऑकलैंड के समय में 1839 ईस्वी में कोलकाता से दिल्ली तक जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसकी मरम्मत कार्य पूर्ण की गई थी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आइए आगे समझते हैं। आगे है एलिनबरो का जो समय शासनकाल था 1842 ईस्वी से 1844 ईस्वी तक। 1844 ईस्वी तक रविवार की छुट्टी की शुरुआत एलिनबरो ने की थी। दोस्तों आपसे क्वेश्चन आएगा कि भारत में रविवार की छुट्टी का शुरुआत किसने किया था, कौन शासक किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा एलिनबरो। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे एलिनबरो। उसके बाद दोस्तों आया लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों इसका शासनकाल जो रहा 1844 से 1848 तक। ठीक है, लॉर्ड हार्डिंग के समय में दोस्तों नर बलि प्रथा पर रोक लगा दी गई थी। इनके शासनकाल में लॉर्ड बलि प्रथा जो चल रहा था पहले से, उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, उसके बाद आया दोस्तों लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पोर्टेंट शासक था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का जो शासनकाल था वो था 1848 से 1856 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, 1848 से 1856 ईस्वी तक। दोस्तों इन्होंने कौन कौन से कार्य की थी? तो दोस्तों 1854 ईस्वी में इन्होंने वुड डिस्पैच दोस्तों था। वुड डिस्पैच ये था क्या? तो शिक्षा के विकास के लिए वुड डिस्पैच बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, शिक्षा का विकास के लिए। 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी 1854 में पोस्ट ऑफिस एक्ट लाया, जिसके द्वारा डाक टिकट का व्यवस्था की गई थी। ठीक है, उसके बाद 1854 में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने 1854 ईस्वी में लोक सेवा विभाग की स्थापना की। ठीक है, 1853 में दोस्तों पहली बार बिजली तार का विस्तार किया गया। तो दोस्तों पहली बार बिजली का तार का विस्तार किसके शासन में किया गया था दोस्तों? तो ये लॉर्ड डलहौजी के ही शासनकाल में किया गया था। और कब किया गया था? तो 1853 ईस्वी में। तो दोस्तों ये पूछेगा कि पहली बार बिजली तार का विस्तार कहाँ से कहाँ तक किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था कलकत्ता से आगरा तक। दोस्तों आगरा तक किया गया था। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक। दोस्तों मुंबई से थाने तक इन्होंने रेल लाइन का विस्तार किया था। दोस्तों इन्होंने 1853 ईस्वी में ही मुंबई से थाने तक रेल लाइन बिछवाई थी। तो दोस्तों कितना किलोमीटर तक ये रेल लाइन बिछवाई थी? तो 34 किलोमीटर तक। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 34 किलोमीटर। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में पहली बार रेलवे लाइन का विस्तार किसने किया, रेल लाइन का? तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। दोस्तों इन्होंने एक व्यापकगत सिद्धांत इसको ही कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति। दोस्तों हड़प नीति, ठीक है, हड़प नीति इन्हीं को कहा जाता है हड़प नीति। व्यापकगत सिद्धांत को ही कहा जाता है हड़प नीति। तो दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि हड़प नीति किसने अपनाई थी या व्यापकगत सिद्धांत किसने शुरुआत की थी व्यापकगत सिद्धांत का? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, उसके बाद अगला शासक हुआ लॉर्ड कैनिंग।
दोस्तों उसके बाद अगला शासक हुआ लॉर्ड कैनिंग। इसका समय शासनकाल जो था वो था 1856 से 1862 ईस्वी तक। दोस्तों 1856 ईस्वी से 1862 ईस्वी तक ये जो था भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था तथा भारत का प्रथम वायसराय हुआ। दोस्तों आपसे पहले बताए थे कि 1858 ईस्वी में एक अधिनियम आया था, भारत शासन अधिनियम। इसके तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। तो इस तरह से ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल हुआ लॉर्ड कैनिंग, और भारत का प्रथम वायसराय हुआ तो कौन हुआ? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। इन्हीं के समय में दोस्तों एक महत्वपूर्ण विद्रोह हुआ था 1857 का विद्रोह, जिसे सिपाही विद्रोह भी कहा जाता था। ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1858, जिसको भारत शासन अधिनियम 1858, इन्हीं के तहत भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय कहा जाने लगा। ठीक है दोस्तों, इन्होंने ही लॉर्ड कैनिंग ने ही व्यापकगत सिद्धांत का अंत किया। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने जो व्यापकगत सिद्धांत की शुरुआत की थी, उस व्यापकगत सिद्धांत का अंत किया था तो लॉर्ड कैनिंग। ठीक है। उसके बाद दोस्तों आया अगला शासक बना लॉर्ड मेयो। उसके बाद दोस्तों अगला शासक बना लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो का जो शासनकाल था दोस्तों 1869 से 1872 ईस्वी तक। दोस्तों लॉर्ड मेयो के समय में भारत में 1872 में प्रथम जनगणना हुआ था। तो दोस्तों पूछेगा आपसे कि भारत में प्रथम जनगणना कौन से शासक के समय में हुआ था? तो लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों। तो लॉर्ड मेयो के समय में दोस्तों आया, और कब हुआ था? तो 1872 ईस्वी में। ठीक है। 1872 में ही लॉर्ड मेयो ने एक कॉलेज बनाई थी, मेयो कॉलेज, अजमेर में मेयो कॉलेज बनाई थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड नॉर्थब्रुक। दोस्तों उसके बाद अगला शासक जो बना उसका नाम था नॉर्थब्रुक। सुएज नहर खुलकर इन्हीं के शासनकाल में तैयार हुआ था। दोस्तों सुएज नहर बना कब से कब तक था? तो दोस्तों याद रखेंगे 1859 से 1869 तक 10 साल में सुएज नहर बनकर तैयार हुआ था, और लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में ये खुलकर चलने लगा और व्यापार इससे होने लगा। सुएज नहर के द्वारा एक दूसरे देशों से व्यापार शुरू हो गया था। दोस्तों नॉर्थब्रुक का कहना था, मेरा उद्देश्य है करों को हटाना। तो दोस्तों कहाँ से करों को हटाना? तो भारत से करों को हटाना। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड लिटन। दोस्तों लॉर्ड लिटन इसके बाद अगला शासक बना। इसका शासन का समय जो था 1876 से 1880 तक था दोस्तों। 1876 से 1880। इनके समय में एक वर्नाक्यूलर एक्ट 1878 ईस्वी में आया। वर्नाक्यूलर एक्ट दोस्तों था क्या? तो वर्नाक्यूलर एक्ट के तहत जो भारत में समाचार पत्र था उस पर बैन लगा दिया गया। जो समाचार पत्र जो दोस्तों चलता था समाचार पत्र, उस पर रोक लगा दिया गया। किसके तहत? वर्नाक्यूलर एक्ट द्वारा। दोस्तों वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट होगा। ठीक है। प्रेस पर रोक लगाया था, इसलिए प्रेस एक्ट होगा। उसके बाद दोस्तों इनके ही समय में एक एक्ट और बना, आर्म्स एक्ट। आर्म्स एक्ट दोस्तों ये था क्या कि ये आर्म्स एक्ट के द्वारा ये आदेश दिया गया था कि कोई भी आदमी अपने पास हथियार नहीं रख सकता था। ठीक है। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड रिपन। दोस्तों लॉर्ड रिपन, दोस्तों इसका समय शासनकाल था जो था 1880 से 1884 तक। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे 1884 तक था यह। इसके समय में 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। जो लॉर्ड लिटन ने दोस्तों 1876 ईस्वी में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बनाई थी, उसको समाप्त किया किसने किया? तो लॉर्ड रिपन ने। ठीक है दोस्तों, ये पूछता है दोस्तों कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लाया था? तो लॉर्ड लिटन हो जाएगा, भूलेंगे नहीं। और समाप्त किसने किया? तो लॉर्ड रिपन। ठीक है दोस्तों, इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। दोस्तों इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड रिपन ने दोस्तों। ठीक है। 1881 ईस्वी में नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। ठीक है दोस्तों, जो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 ईस्वी में भारत में पहली बार जनगणना हुई थी, उसे 1881 ईस्वी में
लॉर्ड रिपन ने नियमित कर दिया। ठीक है दोस्तों, तब से लेकर आज तक हर एक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का उद्धारक कहा है। दोस्तों, ये भारत के लिए लॉर्ड रिपन जो है बहुत अच्छा काम किया, इसलिए फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत का क्या कहा, उद्धारक कहा। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड डफरिन। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड डफरिन का शासन काल जो था 1884 से, दोस्तों याद रखेंगे, 1884 से 1888 तक। ठीक है दोस्तों, 1884 से 1888 तक। इसके समय में क्या क्या हुआ था, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हुआ था। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को मुंबई में ईओ ह्यूम द्वारा होगा दोस्तों, यहाँ ईओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय में 28 दिसंबर 1885 में मुंबई में ईओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो दोस्तों, आपसे क्वेश्चन पूछता है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उस समय का शासक कौन था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, बीपीएससी में भी क्वेश्चन ये पूछा गया है दोस्तों। उसके बाद आगे देखते हैं, अगला शासक बना लॉर्ड होगा दोस्तों, यहाँ लॉर्ड लैंसडाउन। दोस्तों, उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड लैंसडाउन का जो शासनकाल था दोस्तों 1888 से 1894 ईस्वी तक। इनके शासनकाल में दोस्तों एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ, भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया। दोस्तों, अभी जो भारत और अफगानिस्तान का बीच जो डुरंड रेखा है वो किनके शासन में इसका विस्तार किया गया था दोस्तों, निर्धारण किया गया था, तो लैंसडाउन के समय में। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच जो डुरंड रेखा है किस शासक द्वारा निर्धारित किया गया था, तो दोस्तों हो जाएगा आपका आंसर लैंसडाउन। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। इसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का जो समय शासनकाल था वो भारत 1894 से 1899 ईस्वी तक था दोस्तों। इन्होंने क्या कहा था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी दोस्तों। लॉर्ड एल्गिन का कहना है दोस्तों कि भारत को तलवार के दम पर जीता गया है और तलवार के दम पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड कर्जन। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन का समय जो शासनकाल का समय जो था 1899 से 1905 ईस्वी तक। दोस्तों, लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे कार्य किए और बहुत सारे आयोग बनाए। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या क्या किया, तो सिंचाई आयोग 1901। दोस्तों, इन्होंने एक सिंचाई आयोग बनाया 1901 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक पुलिस आयोग बनाया 1901 ही ईस्वी में दोस्तों, 1901 ईस्वी में ही एक पुलिस आयोग बनाया। उसके बाद विश्वविद्यालय आयोग बनाया 1902 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद इसके समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई, बंगाल विभाजन इन्होंने किया। दोस्तों, बंगाल विभाजन की जो घोषणा की थी 1903 ईस्वी में कर दी गई थी, लेकिन ये बंगाल विभाजन किया कब गया, 1905 ईस्वी में। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किस शासक द्वारा किया गया था, तो आपका हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। और बंगाल विभाजन कब किया गया था, तो 1905। ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन जब कर दिया गया था तो 1905 में ही एक आंदोलन शुरू हुआ, स्वदेशी आंदोलन दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था। उसके बाद अगला शासक बना दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय का जो शासनकाल था दोस्तों 1905 से 1910 ईस्वी तक। 1905 से 10 ईस्वी तक इनके समय में क्या क्या हुआ, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। दोस्तों, लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में जो कार्य हुआ था, तो 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई दोस्तों। तो दोस्तों आपसे पूछेगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना के समय कौन सा शासक था, तो लॉर्ड मिंटो द्वितीय।
ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन ये भी बहुत बार पूछा गया है दोस्तों कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना दोस्तों 1906 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो शमीम उल्लाह खां और आगा खां। दोस्तों आगा खां और शमीम उल्लाह खान 2 व्यक्ति थे जिन्होंने बंगाल की राजधानी ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ। ठीक है, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ और कांग्रेस का विभाजन हो गया। ठीक है दोस्तों। 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ। तो दोस्तों जब सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ, उसमें कांग्रेस 2 भागों में बट गया। दोस्तों 2 भागों में बट गया, गरम दल और नरम दल। दोस्तों गरम दल और नरम दल में। ठीक है। उसके बाद मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था मार्लो। दोस्तों यहाँ मार्लो है, मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के द्वारा लागू किया गया था दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में ही मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के तहत मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई। ठीक है। उसके बाद आगे बना लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है ये दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट भी है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय है। दोस्तों बोलेंगे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल जो था 1910 से 1916 ईस्वी तक। इनके समय में भारत में 12 दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया और बंगाल विभाजन रद्द किया गया। दोस्तों 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। उसमें जज पंचम, भारत का प्रिंस जज पंचम आए थे। उन्होंने यह घोषणा की बंगाल विभाजन को रद्द किया और घोषणा की कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित की जाएगी। दोस्तों घोषणा कर दी गई कि राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया जाएगा। और ये कार्य कब हुआ। तो 1912 ईस्वी में। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। ठीक है दोस्तों। तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो 1912 ईस्वी में। ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत है दोनों। तो दोस्तों लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में 1914 में प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ शुरुआत हुई थी। ठीक है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय कौन अंग्रेज शासक शासन कर रहा था। तो आपका आंसर हो जाएगा लॉर्ड मिंटो द्वितीय। ठीक है। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड चैम्सफोर्ड। लॉर्ड चैम्सफोर्ड का जो शासनकाल था दोस्तों 1916 से 1921 ईस्वी तक। ठीक है। इनके समय में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में कांग्रेस का एकीकरण हुआ। दोस्तों इनके समय में कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ 1916 में। उसमें कांग्रेस को एकीकरण कर दिया गया। दोस्तों 1907 ईस्वी में जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें 2 दलों में कांग्रेसी 2 दलों में बट गया था। उसका एकीकरण हो गया 1916 में। ठीक है। कहाँ 1916 लखनऊ अधिवेशन। और क्या हुआ कि मुस्लिम लीग या लीग है दोस्तों, मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। ठीक है। उसके बाद दोस्तों लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में और सारे बहुत कार्य हुआ कि 1916 में होम रूल की स्थापना हुई। ठीक है दोस्तों। होम रूल की स्थापना कब हुई। तो 1916 में किसने किया। तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने। ठीक है। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही समय में 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। दोस्तों गांधी जी द्वारा चंपारण जो आंदोलन हुआ था वो 1917 में हुआ था। तो किसके समय में। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में। 1918 में महात्मा गांधी द्वारा खेड़ा आंदोलन एवं अहमदाबाद के मिल मजदूर में भूख आंदोलन हुआ था। दोस्तों महात्मा गांधी ने लॉर्ड चैम्सफोर्ड के समय में 1918 ईस्वी में खेड़ा में आंदोलन किया था और अहमदाबाद में मजदूरों के साथ भूख हड़ताल की थी। ठीक है। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया। दोस्तों इन्हीं काला कानून कहा जाता है। 1919 में रॉलेट एक्ट आया। लॉर्ड चैम्सफोर्ड के ही समय में एक घटना घटी थी। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ।
दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 में। दोस्तों ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों इतना याद रखेंगे दोस्तों कि गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1 अगस्त 1920 को। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड रीडिंग का शासनकाल था 1921 से 1926 तक। इनके समय में 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ। दोस्तों चौरी चौरा कांड हुआ और गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना पड़ा। दोस्तों जो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन चलाए थे, चौरी चौरा कांड होने के बाद 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होने के बाद गांधी जी ने उसे वापस ले लिया। उसके बाद 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। दोस्तों तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1923 ईस्वी में। किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। ठीक है, 1921 ईस्वी में मोपला विद्रोह हुआ। दोस्तों मोपला विद्रोह। उसके बाद आया लॉर्ड इरविन। दोस्तों लॉर्ड इरविन का शासनकाल था 1926 से 1931 ईस्वी में। इसके शासन में क्या हुआ? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा। दोस्तों साइमन कमीशन कब मुंबई पहुंचा? तो 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? तो दोस्तों याद रखेंगे 3 फरवरी 1928 ईस्वी को। दोस्तों साइमन कमीशन के विरोध में बहुत जगह पर उसका विरोध किया गया, बहुत बड़े पैमाने पर उसका विरोध किया गया। लाहौर में इसका विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय, जिसके लाठी के प्रहार से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। तो दोस्तों साइमन को याद रखेंगे, साइमन कमीशन के विरोध में जब लाला लाजपत राय लाहौर में विरोध कर रहे थे तो लाठी के चार से इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और दोस्तों 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की लक्ष्य निर्धारित किया गया और 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र दिवस मनाने की घोषणा की गई। लॉर्ड इरविन के समय में एक अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन। तो दोस्तों ये पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में। ठीक है दोस्तों, तो और पूर्ण स्वराज की मांग कौन से अधिवेशन में किया गया था? तो आंसर हो जाएगा आपका लाहौर अधिवेशन। ठीक है दोस्तों, इसने 1930 में गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 4 मार्च 1931। दोस्तों गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुई थी। कब हुई थी? तो 4 मार्च 1931 को। ठीक है, 12 दिसंबर 1930 ईस्वी को लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। तो याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 12 नवंबर 1930 ईस्वी को। दोस्तों इतना याद रखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। दोस्तों कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, इसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड वेलिंगटन। दोस्तों लॉर्ड वेलिंगटन का जो शासनकाल था दोस्तों 1931 से 1936 तक। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड वेलिंगटन द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ इसके शासनकाल में। दोस्तों तो द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 में और 1932 में। दोस्तों द्वितीय 31 में हुआ और तृतीय गोलमेज सम्मेलन 32 में हुआ। दोस्तों याद रखेंगे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुआ वो लंदन में ही हुआ और सिर्फ दो गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया। और कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया। ठीक है, इसके बाद आगे आता है दोस्तों लॉर्ड लिनलिथगो। याद रखेंगे दोस्तों कि लॉर्ड लिनलिथगो, इसका समय शासनकाल था 1936 से 1943 ईस्वी तक। इसके शासन में 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था। किसके शासनकाल में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ था दोस्तों? तो शासक हो जाएगा लिनलिथगो, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है दोस्तों,
द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हुआ था दोस्तों? 1 सितंबर 1939 को। ठीक है, 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक नई पार्टी बनाई। दोस्तों 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक नई पार्टी बनाई थी दोस्तों। तो किसने बनाई थी दोस्तों? हो जाएगा आपका सुभाष चंद्र बोस। ठीक है दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस। याद रखेंगे कि फॉरवर्ड ब्लॉक नामक पार्टी कौन बनाई थी? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों आपका हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, 1940 के लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की गई। दोस्तों कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1940 में, लाहौर अधिवेशन। उसमें पाकिस्तान अलग देश बनेगा, इसके लिए पाकिस्तान की मांग की गई। ठीक है, 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा लाया गया। तो अगस्त प्रस्ताव कब आया था दोस्तों? याद रखेंगे कि 8 अगस्त 1940 को। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। दोस्तों 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो 1942 में। 9 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया। दोस्तों कांग्रेस ने हुआ, गांधी जी ने किया था। दोस्तों 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया था और इसका नारा था करो या मरो। ठीक है दोस्तों, गांधी जी ने नारा दिया था करो या मरो का। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड वेवेल। लॉर्ड वेवेल का जो शासनकाल था दोस्तों 1944 से 1947 तक। इनके समय में कैबिनेट मिशन भारत आया था। दोस्तों कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो 1946 में। ठीक है, और कैबिनेट मिशन में केवल अंग्रेज ही थे। कौन कौन थे? द स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिंग लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर। ठीक है दोस्तों, एबी अलेक्जेंडर। उसके बाद अगला शासक बना लॉर्ड माउंटबेटन। 4 मार्च, इसका समय शासनकाल जो था 4 मार्च 1947 से जून 1948 तक। ठीक है, इनके शासनकाल में 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया। ठीक है दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन के समय किसके शासनकाल में भारत देश आज़ाद हुआ था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हुआ। दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछेगा स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ? तो हो जाएगा आपका दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी हुए। दोस्तों स्वतंत्र भारत हो गया जब, तो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो सी गोपालाचारी थे। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल ये सर दोस्तों ये सी गोपालाचारी थे जो भारतीय थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम अगला लेकर आएंगे आपको दिल्ली सल्तनत। ठीक है दोस्तों, तो याद रखेंगे इसके बाद आपका वीडियो आएगा दिल्ली सल्तनत के बारे में पूरा बताएंगे। एक वीडियो में पूरा आपको बताएंगे 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। ठीक है दोस्तों, जय हिंद।